सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी के कोट के साथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं द अर्थ प्रोवाइड इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब सिंपल है कि जो मानव होता है, जो ह्यूमंस होते हैं, उनकी जो इच्छा होती है, उनकी जो डिमांड होती है वो अनवांटेड होती है, अनसेटिस्फाइड होती है। इसका एग्जाम्पल आप खुद की लाइफ में भी देख सकते हैं कि आप किसी एक छोटी सी चीज़ के लिए एस्पायर करते हैं। लेट से आप कपड़ों के लिए एक्सपायर करते हैं और मैक्सिमम चीज़ ये आपको आपके जो है डेली मर्रा के जो चीज़ें होती हैं उसमें देखने को मिल जाएगी। आप एक टी शर्ट के लिए एस्पायर करते हैं कि एक टी शर्ट खरीद के लानी है, फिर दूसरी लानी है, फिर जैकेट लानी है, फिर पैंट लानी है, फिर ये लाना है, फिर वो लाना है, और धीरे 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 क्या होता है, ये सामान आपके पास इकट्ठा होता रहता है और पूरा जो आपका वार्डरोब है, जो आपका जो पूरा सामान है जहाँ पे आप कपड़े रखते हैं, वो पूरा भर जाता है। वो भरने के बाद भी फिर आप सोचते हैं कि अभी मेरे पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये क्या चीज़ है? यही तो ग्रीड है। ठीक है, आपको ज़रूरत है कितने कितने टी शर्ट्स की या कपड़ों की? आपको ज़रूरत है 2 या 3 जोड़ी में आपका काम चल सकता है, लेकिन आप 20 से 30 जोड़ी जो है खरीद के लेके आ जाते हैं कि बदल बदल के पहनते रहेंगे। तो ये क्या चीज़ है? यही तो ग्रीड है। सेम इंटरनेशनल रिलेशन में जितनी भी कंट्रीज़ हो गई, यूएस हो गई, यूरोप हो गई, इंडिया हो गई, सब जीडीपी को एस्पायर करते रहते हैं कि जीडीपी को बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ाना है। इसके चक्कर में क्या करती है कि जो रिसोर्सेज होती है उसको एक्सट्रैक्ट करती रहती है, डेवलपमेंट करती रहती है। तो ये क्या चीज़ है? ये ग्रीड ही है कि हम सस्टेनेबल वे में नहीं जी रहे। जैसे भूटान जीता है, ठीक है, भूटान बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो सस्टेनेबल वे में अपनी जीडीपी को बढ़ाता है। तो ये जो है इंटरनेशनल रिलेशन में भी उतना ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट होता है जितना पर्सनल इसके अंदर होता है। तो क्या ये जो हमारी अर्थ है, लेकिन हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर तो रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो क्या ये जो अनवांटेड डिज़ायर है ह्यूमंस की, ये तो एक ह्यूमंस हो गया, ऐसे ही करोड़ों ह्यूमंस है, ये तो करोड़ों ह्यूमंस है ना। तो करोड़ों ये जो डिज़ायर है ह्यूमंस की, क्या जो हमारी अर्थ है इसको सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त है? क्या सेटिस्फाई कर सकती है? इसका जो आंसर है यही महात्मा गांधी जी ने दिया है कि जो हमारी अर्थ है इस पे इतने रिसोर्सेज हैं कि जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जो नीड है उसको तो सेटिस्फाई कर सकती है, लेकिन ह्यूमंस की जो ग्रीड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। और बहुत प्यारा कोट है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड बहुत प्यारा कोट है। और आज हम एडिटोरियल में भी जो है, क्योंकि बजट आने वाला है, एडिटोरियल के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, बहुत ज़्यादा डायमेंशंस डिस्कस करें। सब डायमेंशंस को, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, चाहे वो सीबैम हो गया, सीबैम भी एक टॉपिक है। यूरोपियन कंट्री जो है इंडिया के ऊपर जो है कार्बन टैक्स लगाती है इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा समझेंगे और क्या क्या सजेशंस हैं वो सारी चीज़ देखेंगे। सीएपीएफ एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपने आप में हॉट बर्निंग टॉपिक है और 2024 का पेपर देखोगे तो लगता है ऐसा कि जो हमारा सीएपीएफ है वो भी जो है डाइवर्ट हो रहा है क्लाइमेट की तरफ। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे उसी हमारे एम के साथ। हमारा एम क्या है बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, हमारा अगर नॉलेज पूल बढ़ेगा तो चाहे कैसा भी ऐसे आए, कैसे भी आर्ग्यूमेंट राइटिंग आए, हम उसे कर लेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज है उसके बारे में। नॉलेज नहीं होगी तो रटते रह जाओ। और ये सारी चीज़ें जो हैं, यूपीएससी तो बेसिकली यूपीएससी रटने की चीज़ नहीं है, ये तो समझने की चीज़ है, और वही हम डेली करते हैं, समझते हैं। चलो इसी के साथ जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लाइमेट चेंज जैसे जैसे हो रहा है, वैसे आप सभी को पता है एनडीसी के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि एनडीसी क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। इंडिया और पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो अपनी तरफ से इनिशिएट करते हैं कि भाई हम ये चीज़ करेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, जैसे कि एमिशन को रिड्यूस करेंगे या कार्बन सिंक को डेवलप करेंगे। ये सारी चीज़ें एनडीसी में आती हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में। उसी के अंदर इंडिया ने भी ये कमिटमेंट ले रखा है, क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं आप, या रिन्यूएबल एनर्जी गोल कह सकते हैं। कि इंडिया ने बोला कि मैं 2030 तक, इंडिया ने क्या बोला, मैं 2030 तक 500 जो गीगावाट है वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करूँगा। अब रिन्यूएबल एनर्जी तो मेरे बच्चों सबको पता ही होगा कि सोलर पावर लगा दिया रिन्यूएबल एनर्जी, वो जो विंड लगा दिया रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये क्या चीज़ है? रिन्यूएबल एनर्जी है। और इंडिया ने क्या बोला है कि मैं 2030 तक जो है 500 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करूँगा, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी से। तो ये कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने का, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंडिया जो है अराउंड अपनी 60 to 70% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से प्रोड्यूस करता है? थर्मल पावर प्लांट से। कोयला जलाता है, धुआं निकलता है, CO2 निकलता है, उससे प्रोड्यूस करता है। ग्रीन हाउस गैस है वो भी, और वहाँ से भी जो है हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। तो इंडिया ने बोला कि 500 गीगावाट करेंगे हम, ठीक है, 2030 तक। अब देखो 2025 तो आ गया, 5 साल रह रहे हैं, तो मतलब आधा तो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जब यहाँ एडिटोरियल देखते हैं तो यहाँ पे पता चलता है हमारी जो गवर्नमेंट है अभी तक जो है सिर्फ
200 गीगावाट या 203 या अराउंड 200 कह सकते हैं इसको, 203.18 गीगावाट जो है उतना ही जो है अभी करंट इंस्टॉलेशन कर पाई है। मतलब क्या कि हमारा जो टारगेट है 5 साल में इसको अचीव करने के लिए हमें इससे डबल, मतलब कि 200 प्लस मतलब 300 अराउंड जो है गीगावाट हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर हमें अपना टारगेट अचीव करना है। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें लेकर आ रखी है और स्कीमों की तो हमारे पास कमी नहीं है। जैसे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंदर बेसिकली ये जो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंदर सोलर जो प्लेट्स होती हैं घरों के अंदर वो लगाई जाएगी ताकि वहाँ पे जो बिजली आए वो सोलर से आए और वही जो बिजली है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचेगी तो वो ग्रिड में चली जाएगी। ठीक है, यही कुछ है हमारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट देखी गई एडिटोरियल में बताया गया कि इंस्टॉलेशन जो है सिर्फ 4.37% हो पाया जितना टारगेट था उसका। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये भी जो स्कीम तो लेके आ गए लेकिन जो स्कीम की जो प्रोग्रेस है ये थोड़ी सी स्लो है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने और भी बहुत चीज़ें करी हैं। जैसे आपको पता है कि ये जो हमारे सोलर वाला जो इनिशिएटिव है ये क्यों हर्डल हो गया, इसका हर्डल होने का क्यों ये रुक गया, ऑब्स्टेकल क्या है इसमें, रुकाव क्या है, रोड़ा क्या अटक रहा है इसमें? देखो रोड़ा अटक रहा है क्या हमारा चाइना क्या, देखो हम जो है इंपोर्ट डिपेंडेंट है सोलर प्लेट्स के लिए। आप सभी को पता है चाइना से बहुत सस्ती सस्ती सोलर प्लेट्स आती है, लगाओ और फिर फ्री में बिजली आना चालू हो जाती है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली। तो अब चाइना के साथ हमारे थोड़े से इश्यूज चल रहे थे तो टैरिफ वगैरह वो लगा दिया वहाँ पे, तो वो जो प्लेट्स हैं वो महंगी हो गई। ठीक है, अब जो वो तो महंगी हो गई, तब हमें अपना डोमेस्टिकली भी तो इसको थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो हमारा PIL था, आप सभी को पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा रिबेट देती है, टैक्स वगैरह में इंसेंटिव देती है, तो उसको एक्सपांड करके सोलर मॉड्यूल जो सप्लाई है उसको भी इसके अंदर ले लिया गया। मतलब बेसिकली कि जो हमारे डोमेस्टिकली जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं चीज़ें उसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए जो PIL के अंदर सोलर वाला जो डोमेन है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। लेकिन जो ये चीज़ है ये क्या जो इंपोर्ट है उसको टक्कर दे पाएगी? देखो यहाँ पे तो एडिटोरियल में यही बता रखा है कि जो इंपोर्ट पैनल है वो 65% चीपर है, 65% चीपर है। तो देखो कैसे टक्कर दे पाएगी? अगर इंडिया के अंदर वो 100 रुपये की प्लेट आती है तो वहाँ पे वो कितने की देते हैं, वहाँ 35 रुपये की देते हैं। कैसे टक्कर दे पाएगी? चाहे कितना भी कर ले, अगर गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे देगी तो यहाँ पे तो गवर्नमेंट की जेब से जाएगा, टैक्स पेयर का पैसा जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बताया गया है कि हमारा जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए इंडियन रेलवे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि देखा जाए पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? इंडियन रेलवे के पास है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे क्या है अपने वहाँ पे सोलर हो गया, विंड हो गया, इंस्टॉलेशन कर सकती है। तो 5 गीगावाट कुछ कह रखा है कि जो है हमारी इंडियन रेलवे करके देगी। तो देखो जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए मतलब हमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली हमें समझ आ रही है। ठीक है, कि हमारा 500 वाला टारगेट है, 500 गीगावाट का रिन्यूएबल का टारगेट है। हमारी स्कीम्स भी है जैसे पीएम घर मुफ्त बिजली योजना और यहाँ पे PIL स्कीम हो गई, लेकिन इसके साथ कुछ ऑब्स्टेकल भी है, वो सारी चीज़ें भी हमने देख ली। इसके अलावा और क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रखी है? देखो और चीज़ डिस्कस कर रखी है एक CBAM के बारे में, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। देखो ये चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी, क्या चीज़ है ये CBAM। देखो होता क्या है, देखो जैसे कि कोई भी आपके पड़ोस में ही देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए, आपके पड़ोस में कोई आदमी होगा कि आप जब तरक्की कर रहे होंगे तो वो जो आदमी होगा जलेगा आपसे। ठीक है, तो आपको नीचे गिराने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। सेम ये जो है डेवलप्ड कंट्री करती है कि खुद ने तो जो है कोयला जला जला के जो है डेवलपमेंट ले ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया इनके यहाँ पे, कोयले से ही आया था। ठीक है, इन्हीं की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज होता है, इन्हीं को हम दोषी मानते हैं। इसलिए जो है वो कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैकेनिज्म जो हमने समझा था अपने एडिटोरियल डिस्कशन में, उसको हम लेके उसके लिए इंडिया जो है सपोर्ट करता है। क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के लिए जो दोषी है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को मानते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले उनके यहाँ पे आया था और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है लार्ज स्केल में CO2 एमिट हुआ था। ठीक है, अब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका है, वो डेवलप्ड बन चुकी है, तो वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है। लेकिन अब जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में आ रहा है, जैसे इंडिया हो गया। अब इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, तो हमारे यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम कहाँ से आती है? कोयला जला के ही आती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आ नहीं पाई है। ठीक है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है अब वो देखती है कि ये भी डेवलप्ड हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको रोकना चाहिए, तो वो क्या लेके आई? CBAM लेके आई।
सीबैम देखने में तो ऐसा लगेगा, सीबैम बच्चों देखने में तो ऐसा लगेगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो क्लाइमेट के बारे में कितना सोचती हैं। देखो यूरोपियन कंट्री लेके आई कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। क्या चीज़ है ये है एक तरह का कार्बन टैक्स। ये है एक तरह का क्या, कार्बन टैक्स जो इम्पोर्टेड गुड्स पे लगाया जाता है। जैसे ये हो गया यूरोपियन कंट्री, ठीक है, ये यूरोपियन कंट्री हो गई, तो इंडिया हो गया इंडिया, ठीक है। अब इंडिया जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को आपको पता होना चाहिए स्टील भेजता है और एल्यूमिनियम बेचता है, ठीक है। अब देखो स्टील और एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे CO2 एमिशन बहुत लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम कोयले से करते हैं इसलिए हमारा सस्ता पड़ता है, वहाँ जाते हैं सस्ता हमारा माल होता है और यूरोपियन कंट्रीज़ में बिक जाता है, ठीक है। अब यूरोपियन सोच रहे हैं कि यार इनका जो है ट्रेड बढ़ रहा है हमारे साथ, हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, एक तरीका निकाला कार्बन टैक्स का। इंडिया इसको अपोज करता है, ठीक है। इंडिया ने, ये यूरोपियन कंट्री ने एक तरीका निकाला कार्बन टैक्स करके कि देखने में ऐसा लगेगा कि हम क्लाइमेट के लिए कर रहे हैं और इसकी वजह से इनकी इंडस्ट्री है वो भी ठप हो जाएगी। इन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर जो है पैमाना रखा, ठीक है, एक पर्टिकुलर पैमाना रखा, लेट्स से कि उन्होंने रखा कि इसमें 100 जो है कार्बन CO2 एमिट होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो टैक्स लगेगा। अब इसके अंदर तो 1000 होता है, ठीक है, तो टैक्स कितना लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जब ये टैक्स लगाएंगे, कार्बन टैक्स लगाएंगे हमारे स्टील में, हमारे एल्यूमिनियम में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा माल ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा, ठीक है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। तो यही जो है तरीका यूरोपियन कंट्री ने लगाया कि इन जो प्रोडक्ट होगा उसमें कार्बन की क्वांटिटी देखते हुए टैक्स लगाया जाएगा, उसको ही क्या कहते हैं, सीबैम कार्बन टैक्स, ठीक है। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 8.22 बिलियन वर्थ का होता है, सीबैम की वजह से इफेक्ट हो जाएगा। 8 मिलियन, सोच के देखो बच्चों, 8 बिलियन, मिलियन भी नहीं, 8 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है वो हर्ट हो जाएगा। हमारे MSMEs जो हैं, जो हमारी इंडिया की GDP में 30% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और 45% एक्सपोर्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हर्ट हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कितना जनरेट करता है MSME सेक्टर, आपको पता है ऑलरेडी। तो देखो इससे ये जो सीबैम है, इससे इंडिया का जो है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी हर्ट होगा, हमारी MSME भी हर्ट होगी, हमारी इकोनॉमी भी हर्ट होगी। तो ये कुछ मैकेनिज्म लेके आई है हमारी यूरोपियन यूनियन, ठीक है, किसके लिए, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बताया गया है कि हमारे पास एक क्लाइमेट एक्शन फंड होना चाहिए, ठीक है। क्लाइमेट, देखो आप सभी को पता है कि इंडिया जो है जब भी UNFCCC की मीटिंग होती है, इंडिया सिर्फ 2 ही चीज़ मांगता है, एक तो पैसा मांगता है, एक टेक्नोलॉजी मांगता है। 2 चीज़ दे दो, हम अपने आप सब चीज़ ठीक कर लेंगे। तो देखो इसीलिए मांगता है क्योंकि हमें पता है कि ये सारे लोग जो है ऐसे करेंगे। सीबैम लगा दिया, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, तो करेंगे कैसे। यहाँ पे सॉल्यूशन बता रखा है कि एक क्लाइमेट एक्शन फंड होना चाहिए जिसके अंदर जो पैसा होगा वो क्लीनर टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लीनर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। जापान के अंदर भी ऐसा ही है, जापान के अंदर ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन फंड है, तो इंडिया को भी यही सिमिलर जो है फंड क्रिएट करना चाहिए। ये यहाँ पे सजेशन दे रखा है, ठीक है। फंड तो क्रिएट कर लेंगे, पैसा कौन डालेगा उसमें, ये भी तो क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ पे सजेशन दे रखा है। ये हो गई 2 चीज़ें, ठीक है। एक तो हमने क्लाइमेट कमिटमेंट देख ली, एक सीबैम देख लिया जो एडिटोरियल में बताया गया था। देखो सॉल्यूशन क्या है, सब चीज़ का सॉल्यूशन एक है, सर्कुलर इकोनॉमी। देखो सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, एकदम शॉर्ट में 3R समझ लो। 3R है हमारा सर्कुलर इकोनॉमी। 3R क्या है, सबसे पहले तो रीयूज़ करो, ठीक है। जो भी आइटम हम खरीदते हैं सबसे पहले तो रिड्यूस करना होता है, जो हमारा कंजम्पशन है वो रिड्यूस करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया सिर्फ एक ही जैकेट में हूँ, मेरे पे दो ही जैकेट है क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले तो अपना जो है कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करो, सस्टेनेबल बनना है तो, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस कर लिया तो उसके बाद रीयूज़ करो बार बार, ठीक है। रीयूज़ कर लिया, रीयूज़ के बाद फिर उसको रिसाइकल करो, ठीक है। यही जो कॉन्सेप्ट है वो किस में लगता है, सर्कुलर इकोनॉमी में लगता है। रिसाइकल होके फिर आ जाएगा, फिर उसको रिड्यूस करो, फिर उसको यूज़ करो और फिर उसको रिसाइकल करो। तो इससे क्या होगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी, हमारे रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा। इसलिए सर्कुलर इकोनॉमी को जो है प्रमोट करते हैं। और एडिटोरियल में बताया भी गया है कि एक स्टडी बताती है कि इंडिया अगर सर्कुलर इकोनॉमी वाला जो कॉन्सेप्ट है 3R वाला, अगर इसको अडॉप्ट कर ले तो हमारा जो सालाना जो है 40 लाख करोड़ बच जाएगा। देखो 40 लाख करोड़ बच जाएगा, तो इसको उसी फंड में डालो। फिर ये जो था क्लाइमेट एक्शन फंड जो बोल रहे थे, तो क्लाइमेट एक्शन फंड के अंदर इसको डाल सकते हैं और फिर हम जो है टेक्नोलॉजी में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा सीबैम को हम बॉयकॉट कर देंगे, सीबैम के बाद फिर हमारा जो एक्सपोर्ट फिर बढ़ जाएगा।
तो ये तो चीज़ अच्छी बता रखी है यहाँ पे कि सर्कुलर इकोनॉमी को हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। सर्कुलर इकोनॉमी आ जाएगी तो हमारा 40 करोड़ बच जाएगा। 40 करोड़ को फिर उस हमारे क्लाइमेट एक्शन फंड में डालेंगे, और क्लाइमेट एक्शन फंड में डालने के बाद उसको फिर हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी जो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्लीन एनर्जी, क्लीन टेक्नोलॉजी से कहते हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे, इस फंड को कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा फंड भी बचेगा और ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है वो भी 44% तक कम हो जाएगा। तो देखो दोनों फायदे यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसको तो हमें जो है अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे सजेशन दे रखा है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराने चाहिए सर्कुलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, लेट्स से कोई भी अगर कंपनी जो है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब वो कार्बन ट्रेडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आया था, मैंने ये डिस्कस भी करा था, तो नए नए स्टार्टअप्स आए थे उस टाइम पे। तो अगर गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड करा देगी रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है कि जब टैक्स इंसेंटिव होंगे तो नए नए स्टार्टअप्स आएंगे वहाँ पे, तो ये चीज़ एक अच्छी हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे बता रखा है कि इनको फंड देने के लिए सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड इशू कर सकते हैं। इससे जो फंड आएगा उसको हम कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमारी सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं चल पड़ेगी। ये यहाँ पे सजेशन अच्छे दे रखे हैं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, एक ये चीज़ हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है, ये हमारा सर्कुलर इकोनॉमी होगा। सीबैम देख लिया हमने, वो अपना वो भी देख लिया क्लाइमेट वाला। देखो यहाँ पे बता रखा है कि हमें जो है अपना जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली उसको क्लाइमेट रिसिलिएंट बनाने की ज़रूरत है। आप सभी को पता है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा, ठीक है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑल्थो जो है जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमारे यहाँ के जो यूथ है वो अराउंड 50% में बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा, 50% जो यूथ है हमारे जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप सभी को पता है 60% जो एरिया है वो अभी भी मानसून डिपेंडेंट है। मानसून ज़रा सा इधर से उधर खिसका और हमारा ये जो यूथ है वो बेरोज़गार, उसके बाद सोशल हमारे इश्यूज बढ़ने लग जाएंगे, जैसे मारदात की वो घटनाएं होती हैं, चोरी चकारी होती है, ये सारे सोशल इशू तो बढ़ने लग जाएंगे जब ये जो हमारा यूथ है इनका जो इनकम है वो कम हो जाएगा। किसकी वजह से? एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। तो यहाँ पे बता रखा है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन यहाँ पे करना चाहिए, और जो कि हमारे इंडिया के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, और देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से ये और कम हो गया है। कितना इंश्योरेंस है देखो यहाँ पे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडिया, इसका बता रखा है 3.7% जो हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब फिर एक सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन क्या दे रखा है? टैक्स ब्रेक कर दो, टैक्स ब्रेक कर दो कि जो टैक्स लगता है इंश्योरेंस जो लेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो सॉल्यूशन तो अच्छा है, लेकिन अब ये जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो होगा ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर पे होगा, और वहाँ पे तो वैसे ही जो है वो सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन इंश्योरेंस के ऊपर अलग से टैक्स लगता है। आप सभी को पता होगा कि जब इंश्योरेंस लेते हैं तो जीएसटी लगता है उसके ऊपर, 36% जीएसटी लगता है। तो देखो अगर यहाँ पे टैक्स ब्रेक कर दें तो जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी इंश्योरेंस की वो कम हो जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस की जो है इंस्टॉलमेंट कम होने से क्या होगा कि इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा। इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा तो डेफिनेटली जो फार्मर्स हैं उसको ले लेंगे, क्योंकि इसका फ्यूचर बेनिफिट उनको दिखाई देगा। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, जीएसटी वगैरह लो करने की ज़रूरत है, और जीएसटी लो कर दो जहाँ पे डिज़ास्टर प्रोटेक्शन देना है। जैसे कि आपको पता है उड़ीसा कोस्ट वगैरह पे वहाँ पे जो है साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं, तो वहाँ पे इंश्योरेंस ऐसा कुछ लेके आने की ज़रूरत है जिसमें जीएसटी वगैरह नील हो, जीरो हो, ताकि उनको जो है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बाद में फंड दिया जा सके। ठीक है, उनके ही इंश्योरेंस के पैसों से। तो ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली बता रखी है। तो ये भी एक तरह से काइंड ऑफ अच्छा सॉल्यूशन है कि अगर हम क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है एक तरह से तो आ नहीं रहा है, 10 तरह से प्रॉब्लम लेके आ रहा है, तो 10 तरह के सॉल्यूशन इस एडिटोरियल के अंदर ही बता रखे हैं। सारी चीज़ें एक एक करके अडॉप्ट कर लेंगे तो क्या है कि वो सारा सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, उससे निपट सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है कि अब बजट आने वाला है। ठीक है, तो अब बजट आने वाला है तो अब हमें करने की क्या ज़रूरत है कि हमारी जो फिजिकल पॉलिसीज़ हैं उसको क्लाइमेट कंपटिटिवनेस बनाने की ज़रूरत है। हमारी फिजिकल पॉलिसी को बेसिकली क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढालने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे बता रखा है कि जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपनी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, स्पेशली फिजिकल पॉलिसी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बता रखा है देखो कि जितने भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं क्यों वो क्लीन एनर्जी में वो जो है कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्यों वहाँ पे स्टार्टअप इतना ज़्यादा नहीं खोलते? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है क्लियर डेफिनेशन नहीं है। तो यहाँ पे बता रखा है
ग्रीन फाइनेंस की एकदम क्लियर स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन लाने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको क्लैरिटी हो, ताकि क्या चीज़ ग्रीन में आती है, क्या चीज़ नहीं आती। तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली इससे बढ़ेगा हमारा। एक चीज़ ये करने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ वही यहाँ पे बता रखा है कि डिफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट की, जो ग्रीन वाले हैं उन पे कम टैक्स लगाओ, और जो ग्रे वाले हैं मतलब जो पॉल्यूशन छोड़ते हैं CO2, मतलब कि क्या कि जो चेतक का स्कूटर आता है पेट्रोल वाला, उसको उस पर वो महंगा होना चाहिए, ठीक है, और जो ओला का इलेक्ट्रिसिटी वाला आता है वो सस्ता होना चाहिए। ये यहाँ पे बोलने वाली बात है। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उस पर टैक्स रिबेट देना चाहिए और बाकी पे टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए। वही डिफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट यही होता है, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लाइमेट से काफ़ी हद तक जो है निपट पाएंगे, हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पे बता रखी है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, कॉम्पिटिटिवनेस है, जो अभी रिस्क पे चल रहा है CBAM की वजह से, कहीं ना कहीं वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो कार्बन एमिशन वाला जो उन्होंने क्राइटेरिया लगा रखा है, कहीं ना कहीं उसको अचीव कर पाएंगे अगर ये सारी जो रिसाइकलिंग हमारी इकोनॉमी हो गई, हमारे टारगेट हो गए, और ये सारी जो स्कीम्स वगैरह है ये सारे अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, बेटर पॉलिसी आएगी, जॉब आएगी, एमिशन रिड्यूस हो जाएगा, और हमारी जो कमिटमेंट है, बेसिकली जो डिटरमाइंड कमिटमेंट है, उसको हम अचीव कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें इस एडिटोरियल में बता रखी है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे ही क्लाइमेट चेंज, तो ये सारी चीज़ें तो हमें वैसे ही समझ आती है। तो अगर समझ आ गया है तो बच्चों ये पेपर 2 के लिए एक टॉपिक है, इसको लिखने का ट्राई करो, और जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें भेजो। सौरभ एक प्यारा बच्चा है जो डेली ही लिखता है और डेली लिख के भेजता है, तो उससे ही थोड़ा मोटिवेट हो जाओ, तुम भी लिखना चालू करो, ठीक है, और उसका भी रिव्यू करो और अपना भी भेजो, ताकि आपका भी कोई ना कोई रिव्यू करे, ठीक है। और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी रिव्यू करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रेशर मेरे पे ज़्यादा है। तो बच्चों अभी आप पेपर 2 के लिए ये जो टॉपिक है इसको लिखो। देखो लिखने से बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं, जो क्यों मैं बोलता हूँ डेली आपको लिखो। देखो मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है, इसको सेल्फ प्रिपेयर ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। तो जब आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, सेल्फ प्रिपेयर करने के बाद 10 चीज़ें पढ़ते हो, दिन में 10 घंटे आप पढ़ लेते हो, ठीक है, पॉलिटी पढ़ते रहते हो, हिस्ट्री पढ़ते रहते हो, इकोनॉमी पढ़ते रहते हो, लेकिन वो कनेक्ट कैसे होगी? कनेक्ट होगी जब वो लिखोगे। क्यों लिखने से कनेक्ट होती है? देखो लिखने से कनेक्ट चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि जब आप लिखते हो तो उससे पहले आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो वो तो बिना सोचे पढ़ सकते हो, ठीक है, आपके दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है, आपको तो बस टारगेट आ गया कि यार बुक खत्म करनी है, तो इसके लिए आप कभी कभार उसमें ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग कहीं हो रहा है, आप फिर भी पढ़े जा रहे हो। लेकिन जब लिखने बैठोगे, ठीक है, जब लिखने बैठोगे तब ये चीज़ें इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता कि आपका दिमाग कहीं और हो और आप फिर भी लिखे जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपको सोचना पड़ेगा। तो जब बच्चों सोचोगे तो सारी चीज़ें कनेक्ट होगी तो एक अच्छा सा ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसे कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको शायद पहले ही बता दिया था। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन होता है। इंट्रो में बेसिकली मेन चीज़ जो होता है आपका क्लाइमेक्स जो होता है, आपकी जो ऐसे का जो मेन चीज़ होता है उसको इंट्रो में लिखना। कई बच्चे सोचते हैं मैं एकदम एंड के लिए बचाऊंगा ताकि एंड तक वो आएगा तो उसको एकदम से सरप्राइज होगा, तो ये मत करना, एंड तक आते आते वो बोर हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही जो उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बनाए रखना। उसके बाद जो आप इंट्रो में डिस्कस करते हो उसको ही थोड़ा इलेबोरेट करके सपोर्टिव पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे देने होते हैं, चैलेंजेस वगैरह क्या क्या चीज़ है वो सारी चीज़ डिस्कस करनी होती है मेन बॉडी में। और कंक्लूजन में गवर्नमेंट क्या कर रही है, कोई कमेटी क्या बोलती है, या फिर रिकमेंडेशन प्रोबेबल क्या हो सकती है, वो यहाँ पे देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे करके एक अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखने का ट्राई करना ये सारी चीज़ कनेक्ट हो आपस में, ठीक है, क्योंकि बच्चे जब लिखते हैं तो वो कनेक्शन बैठ नहीं पाता, स्टार्टिंग में तो नहीं बैठ पाता, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप लिखोगे तो डेफिनेटली बैठ जाएगा। तो ये लिखने का ट्राई करो, ठीक है। लिखोगे नहीं तो ये कभी होगा नहीं, ठीक है, ये सिर्फ ड्रीम ही रह जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो यूसीसी लोग बोलते हुए तो बहुत दिख जाते हैं, लेकिन क्या मतलब होता है उसका वो समझ नहीं पाते। चलो वो चीज़ हम समझ लेंगे यहाँ पे। उत्तराखंड जो है इंडिया का पहला स्टेट बन चुका है जिसने जो है यूसीसी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। मतलब उत्तराखंड में अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लग चुका है। किस किस पे नहीं लगा? देखो वहाँ के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन पे नहीं लगा, और जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं जो वहाँ से माइग्रेट हो गए कहीं और चले गए, दिल्ली में काम करने लग गए, वो लोग उन पे नहीं लगेगा, ठीक है। जो दिल्ली में आ गए हैं या फिर जो वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब है उन पे नहीं लगेगा। मतलब क्या कि एसटीज़ पे नहीं लगेगा, और जो माइग्रेट हो चुके हैं उन पे नहीं लगेगा। बैन हो गई प्रैक्टिस, जो भी पर्सनल लॉज थे वहाँ पे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ था, हिलाल, इदादत और तलाक वगैरह, ये सारी चीज़ बैन हो चुकी है।
अब सब लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सब लोगों के लिए एक जैसा रूल लगेगा, ठीक है। इक्वल प्रॉपर्टी राइट, इनहेरिटेंस राइट, सारी चीज़। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है लिव इन रिलेशनशिप में, ये सारी चीज़ अभी देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। देखो डेडलाइंस दे रखी है रजिस्ट्रेशन के लिए कि पहले तो समझो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि सभी लोगों के लिए एक जैसा लॉ होना चाहिए। कौन से मैटर के अंदर? पर्सनल मैटर के अंदर। इस चीज़ को बस याद रखना, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है वो पर्सनल मैटर, जैसे कि आपका मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, सक्सेशन हो गया, इन सब के जो लॉज होते हैं वो इक्वल होने चाहिए सबके लिए, ठीक है। उसे को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। हमारे आर्टिकल 44 के अंदर आता है डीपीएसपी के अंदर, डीपीएसपी में आता है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। फंडामेंटल राइट्स में आता तो ये उत्तराखंड जो पहला स्टेट नहीं होता, सारे स्टेट हो चुके होते क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट होता है, लेकिन ये डीपीएसपी है, एज अ गाइडलाइन है, ठीक है। तो स्टेट इसको अडॉप्ट करती है, हमारे उत्तराखंड ने कर लिया, लीगली बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है। तो अब ये जो पर्सनल मैटर आता है इसके अंदर मैरिज आता है। तो मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए 2010 के बाद जिनकी मैरिज हुई थी, क्योंकि यूसीसी तो अब लगा है, 2010 के बाद मैरिज हुई थी, वो 6 महीने के अंदर रजिस्टर करवा लेना भैया। उसके बाद अब यूसीसी के बाद जो शादी करेगा वो 2 महीने के अंदर करवा लेना, और जो लिव इन वाले हैं वो 1 महीने के अंदर करवा लेना। बस ये 3 चीज़ें यहाँ पे मेन दे रखी है, थोड़ा सा इसको याद कर लेना। लिव इन वाले एक महीने में, जो नॉर्मल मैरिज कराएंगे इनको 2 महीने का टाइम दे रखा है, क्योंकि लिव इन की जल्दी टूट जाती है। जो 2 महीने में करवाएंगे वो है हमारे नॉर्मल वाले। उसके बाद जो पहले ही करवा रखे जिन्होंने शादी, वो 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लेना। तत्काल फैसिलिटी भी है, जैसे ट्रेन में होती है, इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यहाँ पे दे रखी है। अब देखो जो प्रोविज़न है यहाँ पे वो क्या, कि अगर जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यूसीसी में दे रखा है ये, वो अलग भी हो सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसको एंड भी कर सकते हैं। कन्फर्मेशन दोनों पार्टनर को देना होगा, और ये जो है अगर चाइल्ड बर्थ हो जाता है लिव इन रिलेशनशिप में, तो 30 दिन के अंदर ये भी, इसको भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। कोई भी उत्तराखंड के अंदर जो लैंडलॉर्ड होगा, ये थोड़ा सा याद रख लेना, उसको मकान किराए पे देना होगा, मना नहीं कर सकता वो, अगर रजिस्ट्रेशन हो रखी है लिव इन कपल का, तो ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना, लैंडलॉर्ड्स। तो यही था किसके अंदर? यूसीसी के अंदर। तो थोड़ा सा समझ लिया हमने, थोड़ा सा कभी आ जाए तो हम आंसर कर पाएंगे। चलो आप आंसर करो बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड है एरो इंडिया 2025, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा लगता है मेरे को, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं इसको बार बार देख के आता हूँ, दूसरी बार आया है। अब देखो ये होगा फरवरी के अंदर, फरवरी में 10 से 14 फरवरी के अंदर होगा। कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा, ठीक है। बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन में होगा, येलाहंका में, ठीक है। ये जो है एशिया का जो है लार्जेस्ट एयर शो है, एशिया, पूरी एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ब्रिज, ठीक है। ब्रिज इसकी थीम है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये रहे हमारे राजनाथ सिंह जी, इसको होस्ट करेंगे। उसमें सबसे बड़ा जो एग्जीबिटर है वो कौन है? फ्रांस है, ठीक है। मेन डील इसके अंदर है MRFA डील, ठीक है। इस MRF में डील में क्या चीज़ है? टायर नहीं खरीदेंगे यहाँ पे हम, जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है 114 वो खरीदेंगे। डिफरेंट कंपनीज है जो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे आके उड़ उड़ के दिखाती है हमें कि देखो हमें खरीद लो, हमें खरीद लो। तो ये चीज़ें हैं एरो इंडिया एक्सपो में, कि हम थोड़े डिफेंस से रिलेटेड जेट वगैरह खरीदते हैं, तो यहाँ पे आके वो शोबाजी करते हैं। फ्रांस सबसे ज़्यादा करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर करना, क्या आंसर है इसका, ठीक है। समझ आ गया होगा, फ्रांस सबसे ज़्यादा यहाँ पे करता है। और हमारा वो जो है, एक चीज़ और आई थी न्यूज़पेपर के अंदर, जो चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी, इसको थोड़ा सा समझेंगे। गुलियन बैरे सिंड्रोम, ठीक है। इस प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, लेकिन जो समझाने का तरीका है वो गलत नहीं होगा, ठीक है। गुलियन गुइलेन बैरे सिंड्रोम, ठीक है, जो भी है, जीबी सिंड्रोम, ठीक है, जीबीएस, ठीक है। जीबीएस जो सिंड्रोम है, अभी पुणे के अंदर इसका आउटब्रेक देखने को मिला है। क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। जीबीएस सिंड्रोम जो है, गुलियन बैरे सिंड्रोम जो है, 73 केसेस मिले हैं पुणे के अंदर, ठीक है, 73 केसेस, और 14 तो वेंटिलेटर पे है। क्या चीज़ है ये? देखो, ये है ऑटो इम्यूनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। देखो ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होता है? देखो हमारे अंदर आप सभी को पता है कि जो WBC होते हैं वो फाइट करते हैं, ठीक है। बाहर से कोई बॉडी आती है, बाहर से कोई अटैक होता है, डिजीज़ वगैरह होता है, तो उस पर फाइट करते हैं WBC वाले, ठीक है, वाइट ब्लड सेल। तो जब हमारे ये जो होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, उसको पता नहीं चल पाता कि कौन सी बॉडी हमारी है, कौन सी बॉडी पराई है। उसके बाद वो क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के अंदर अपने आप को ही अटैक करने लग जाता है, उसे लगता है ये बाहर से आया हुआ है, ठीक है।
तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है, तो ये जो हमारा GBS है, गुलियन बैरे सिंड्रोम है, ये भी ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती है उस पे अटैक करता है। ठीक है, हमारी इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मसल्स वगैरह वीक हो जाती है, पैरालिसिस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, रेयर डिजीज़ है वैसे, लेकिन पुणे के अंदर आउटब्रेक सडनली आ गया, देखेंगे क्या क्या रीजंस होते हैं। वैसे ये 1 लाख लोगों में आधे लोगों को होता है, मतलब बहुत ही रेयर डिजीज़ है ये। ठीक है, होता क्यों है, होने का रीज़न है कि पहले से ही किसी वायरस ने अटैक कर दिया हो आपकी बॉडी में, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से जो है ये जो हमारा GBS है, गुलियन बैरे सिंड्रोम है, ये ट्रिगर होता है। देखो अफेक्ट कौन सी बॉडी पार्ट को करता है, हमने देख लिया था, पेरिफेरल नर्व्स होती है जो हमारी मसल मूवमेंट को कंट्रोल करती है, टेम्परेचर, बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल होती है, या पेन सेंसेशन होता है उसको कंट्रोल करती है, इसको इफेक्ट करता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इसी नर्व सिस्टम को, पेरिफेरल नर्व सिस्टम को अटैक करने लग जाता है, जिसके अंदर से हमें वीकनेस आ जाती है, क्योंकि मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसी को अटैक करेंगे तो लेग्स हो गए, फीट हो गए, वहाँ पे वीकनेस आ जाती है, सुई सी चुभने लग जाती है, बैक पेन हो जाता है, चलने में दिक्कत आती है, पैरालिसिस आ सकती है। और अगर ये जो हमारा ऑटो इम्यून है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये अगर हमारे ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम को, जैसे हमारा ब्लड कंट्रोल, ठीक है, हमारा ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम जो हमारा ब्लड कंट्रोल करता है, हार्ट को कंट्रोल करता है, उसको अगर अटैक कर दे तो ख़त्म बंदा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। इसकी कोई दवाई ववाई है क्या, देखो कोई इसका क्योर नहीं है, कोई इसका क्योर नहीं है GBS का, इसका थोड़ा ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन कुछ ट्रीटमेंट है, जैसे प्लाज्मा एक्सचेंज हो गया या इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी हो गया, इससे रिकवरी हो जाती है, लेकिन ऐसा जिसका कोई पर्टिकुलर जो है क्योर नहीं है। बस इतना याद रखना, यही चीज़ होती है मेन देखने की। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, इसको आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये देखो, ये इंट्रो में यूज़ कर सकते हो। जो ADR रिपोर्ट आई है, ADR रिपोर्ट क्या बोलती है कि BJP हो गई, आप हो गई या कांग्रेस हो गई, ये जो अभी दिल्ली में इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे करोड़पति लेके आ रही है, कैंडिडेट्स जो हैं करोड़पति हैं पहले से। तो इन रिपोर्ट्स को हम जो है अपने एसे राइटिंग के अंदर एज अ इंट्रो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारी जो वो होती है, हमारी आर्ग्यूमेंट राइटिंग होती है, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इससे रिलेटेड कुछ आ जाता है तो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना बच्चों, अगर आता है यहाँ पे डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो गया, या फिर जो वो होता है वोटिंग बिहेवियर से रिलेटेड कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे इसको थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी में डेथ हो गई थी, ठीक है, तो जो वहाँ के IGP थे और 7 जो अदर पुलिसमैन थे, उनको जो कोर्ट है उन्होंने बाउम्र सजा दे दी, मतलब लाइफ सेंटेंस दे दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप पुलिस रिफॉर्म वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, या जुडिशियल कस्टडी वाली जो डेथ हो जाती है उससे रिलेटेड कुछ आ जाता है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जुडिशियल जस्टिस सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा, ऐसी न्यूज़ होती हैं तो इस यहाँ से एडिट जो है इंट्रोडक्शन बना के रख लेने चाहिए, ताकि रेडीमेड हमारे पास इंट्रोडक्शन होगा तो हम क्या है जैसे ही आएगा वैसे ही वहाँ पे रख देंगे, क्योंकि वहाँ पे बनाने बैठोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बोलता हूँ लिखने का ट्राई करो, लिखोगे तब पता चलेगा कि लिखने में मुश्किल क्या क्या आती है। ठीक है, तो बस यही था मेरे प्यारे बच्चों आज के डिस्कशन में। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। सो आज के डिस्कशन के लिए थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो और समझ आ गया हो, अच्छा लगा हो या ना लगा हो, समझ आ गया हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।